नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी लेखा शास्त्र की दूसरे पुस्तक का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम कंपनी के खातों के विवरण के बारे में चर्चा करेंगे। कंपनी के जो वित्तीय रिकॉर्ड या खाते होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आप विस्तार से समझेंगे। इस पुस्तक में प्रथम 2 अध्यायों में आपने भली भांति यह जाना कि एक कंपनी अपना वित्त कहाँ से प्राप्त करती है। एक कंपनी के पास उसके वित्त के क्या स्रोत होते हैं। हमने देखा कि वो अंश जारी कर सकती है अथवा वो ऋण पत्रों को भी जारी कर सकती है। तो ये 2 मुख्य स्रोत होते हैं कंपनी के पास अपने कंपनी के प्रचालन के लिए, वित्त जमा करने के लिए। अब अंशों व ऋण पत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिल चुकी है। आप जानते हैं कि अंशों से अंश पूंजी बनती है। अंश पूंजी हमने कई प्रकार की देखी थी, आपको याद होगा। अंश पूंजी की राशि का किस प्रकार कंपनी निर्गमन करती है, किस प्रकार किश्तों में उनको जारी करती है और धीरे धीरे करके राशि इकट्ठा करती है। उसी प्रकार ऋण पत्रों का किस प्रकार कंपनी निर्गमन करती है। इन दोनों से जुड़े हुए कुछ रिजर्व के बारे में आपने सुना कि अंशों के या ऋण पत्रों की स्थिति में जब कंपनी जनता से उनके मूल्य से ज्यादा राशि प्राप्त करती है तो उसे हम प्रीमियम कहते हैं और उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नाम के खाते में जमा करते हैं। इसी प्रकार जब कंपनी ऋण पत्रों का मोचन करती है, डिबेंचर्स को रिडीम करती है, तो कंपनी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यानी कि ऋण पत्र शोधन रिजर्व नाम का भी एक रिजर्व तैयार करती है। तो इस प्रकार कुछ छोटी छोटी बारीकियां आपने अंशों व ऋण पत्रों के बारे में जानी। अंश व ऋण पत्र दोनों कंपनी के पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन बच्चों, अंश व ऋण पत्र तो कंपनी को वित्त प्रदान करते हैं। कंपनी उस वित्त के साथ क्या करती है, किस प्रकार की संपत्तियां खरीदती है, किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट या आबंध करती है, किस प्रकार अपना स्टॉक यानी इन्वेंट्री ले लाती है, नगदी का क्या करती है, रोकड़ का प्रवाह किस प्रकार हो रहा है, कंपनी अपने प्रचालन के माध्यम से किस प्रकार लाभ व हानि प्राप्त कर रही है। इस तरह की कई जानकारियां न केवल कंपनी को चलाने वाले प्रबंधन के लोग बल्कि कंपनी के स्वामी व कंपनी से जुड़े हुए कई अन्य लोग जानना चाहते हैं। ये जानकारियां उन्हें कंपनी के वित्तीय विवरणों या खातों से मिलती है। तो इस अध्याय में हम इन वित्तीय विवरणों की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ये वित्तीय विवरण कंपनी से जुड़े हुए लोगों को तरह तरह की सूचनाएं प्रदान करते हैं। आइए इस अध्याय को अब शुरू करते हैं और विस्तार में इन विवरणों की चर्चा करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के विवरणों का अर्थ क्या होता है। कंपनी के विवरण वो आधारभूत वो औपचारिक साधन होते हैं जिनके माध्यम से न केवल स्वामी बल्कि अन्य विभिन्न बाह्य उपयोगकर्ता जैसे कि कर अधिकारी, सरकार, कर्मचारी व अन्य कई ऐसे उपयोगकर्ता हैं जो कंपनी की वित्तीय सूचनाओं का उपयोग करते हैं अपने तरह तरह के निर्णय लेने में। उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि जब सरकार व उसका कर विभाग किसी कंपनी के कर की गणना करता है तो वो अवश्य ही उसके वित्तीय विवरण देखना चाहेगा। वो उसकी लाभ हानि व अन्य परिसंपत्तियों आदि से जुड़ी हुई जानकारियां देखना चाहेगा ताकि वो कर की राशि का अनुमान लगा सके। इसी प्रकार यदि कंपनी किसी बैंक आदि के पास ऋण की अर्जी डालती है तो वह बैंक या वो जो भी वित्तीय संस्था है वो देखना चाहेगी कि कंपनी की स्थिति क्या है, कंपनी ऋण चुका सकती है कि नहीं, क्या कंपनी जो लगातार ब्याज भरना है वो भर पाएगी कि नहीं। तो इस तरह की अलग अलग जानकारियां अलग अलग उपयोगकर्ताओं को अपने अपने उद्देश्य से चाहिए होती हैं जो कि उन्हें वित्तीय विवरणों के माध्यम से मिलती हैं। वित्तीय विवरण वो आधारभूत साधन है, वो औपचारिक साधन है। औपचारिक इसलिए क्योंकि कंपनी के द्वारा ऑफिशियल तरीके से, औपचारिक तरीके से जारी किए जाते हैं जिन्हें सभी उपयोगकर्ता इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, सामान्यतः कंपनी का लेखांकन अवधि जब खत्म होता है यानी जो वर्ष, यदि कंपनी वर्ष के अनुसार कर रही है तो वर्ष के अंत में, यदि वो 6 या तिमाही के अनुसार कर रही है तो उसके अंत में, जो भी उसकी लेखांकन अवधि है उसके अंत में कंपनी अपने वित्तीय विवरणों की रचना करती है, उसके बाद उसे जनता के लिए उपलब्ध कराती है। तो बच्चों, वित्तीय विवरण बनाने के उद्देश्य क्या निकल के आए। हमने कुछ उद्देश्य तो इन बातों में ही चर्चा कर ली है कि कंपनी के उपयोगकर्ता उनको उपयोग करते हैं, उनके आधार पर निर्णय लेते हैं। आइए ऐसे कुछ 2-4 और उद्देश्यों पर भी चर्चा करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात कि एक व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों व दायित्व के बारे में सूचना प्राप्त करना, कि एक
संस्था या एक कंपनी जब चल रही है तो उसके पास किस प्रकार की परिसंपत्तियां हैं, किस प्रकार के उसने आबंध करे हुए यानी कॉन्ट्रैक्ट करे हुए हैं, किस प्रकार के दायित्व हैं, चाहे वो लंबी अवधि के दायित्व हो या छोटी अवधि के दायित्व हो, ये सारे दायित्व, संपत्ति, लेन देन आदि से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं हमें कहाँ से प्राप्त होंगी? औपचारिक रूप से वो भी कहाँ से प्राप्त होंगी? कंपनी के द्वारा जारी किए गए वित्तीय विवरणों से। जब कंपनी औपचारिक तौर पर अपने वित्तीय विवरण जारी करती है तो उनसे जब हम सूचना लेते हैं तो वो सूचना विश्वसनीय मानी जाती है। इसलिए कंपनी के दायित्वों, संपत्तियों या संसाधनों से जुड़ी हुई सूचना हमें इन विवरणों से प्राप्त होती है। विवरणों को बनाने के पीछे का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि वो सूचना प्रदान करें। दूसरा, व्यवसाय की अर्जन क्षमता के बारे में सूचना। हम केवल यह नहीं जानना चाहेंगे कि कंपनी के पास कितनी संपत्तियां या कितने दायित्व या ऋण हैं, हम यह भी जानना चाहेंगे कि कंपनी कितना अच्छा लाभ अर्जित कर सकती है, उसकी लाभ अर्जन करने की क्षमता क्या है। यह सूचना भी हमें कंपनी के वित्तीय विवरणों से ही प्राप्त होगी कि कंपनी साल दर साल या अवधि दर अवधि कितना लाभ अर्जित कर रही है, उसके लाभ की दर क्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, उसकी क्षमता का कुछ विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह भी हमें उसके वित्तीय विवरणों से प्राप्त होगा। इसके पश्चात रोकड़ या कैश, जो कि किसी भी व्यवसाय में, ना केवल कंपनी बल्कि कोई भी व्यवसाय हो, कैश उसकी एक आधारशिला मानी जाती है कि कैश या रोकड़ का किसी भी व्यवसाय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। रोकड़ कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस प्रकार के लेन देन कैश में हो रहे हैं, कैश कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है, इस तरह की कई सूचनाएं हम कैश के बारे में जानना चाहेंगे। उसके लिए हम रोकड़ प्रवाह बनाते हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण वित्तीय विवरण है जो हमें उससे मिलता है कि हम रोकड़ का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, ये हम जान पाते हैं। इसके पश्चात प्रबंध की प्रभावशीलता को जांचना। बच्चों, यदि आप मान लीजिए एक तरफ एक कंपनी को देखते हैं जिसके वित्तीय विवरणों से आपको पता लगता है कि यह साल दर साल अपने लाभ को बढ़ाती जा रही है, इसका लाभ पहले से बेहतर है, लाभ के स्रोत बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक कंपनी है जिसका लाभ व हानि बहुत स्थिर नहीं है, कभी वो लाभ कमाती है तो कभी हानि में जाती है, हानि भी बढ़ते जा रही है। तो ऐसे में आप इन दोनों कंपनियों के बारे में क्या कह पाएंगे? आप यह कह पाएंगे कि जो पहली कंपनी है उसका प्रबंधन अच्छे से किया जा रहा है, उसके प्रबंधक, उसको चलाने वाले लोग ज़्यादा कुशल हैं, जो कुशलतापूर्वक कंपनी को चला रहे हैं, जिसके कारण कंपनी अच्छा लाभ और निरंतर लाभ अर्जित कर रही है, बजाय उस कंपनी के जो कि निरंतर लाभ अर्जित नहीं कर पा रही है। तो अवश्य है उसके प्रबंधन में कुछ ना कुछ कमी होगी। तो इस प्रकार वित्तीय विवरणों का तुलना, उनको पढ़ना, उनको जानना हमें कंपनी के प्रबंधन के बारे में भी बताता है। तो यह भी एक उद्देश्य हो जाता है कंपनी के वित्तीय विवरणों को देखने और समझने का। तो इन सभी बातों से बच्चों ये पता चलता है कि कंपनी के वित्तीय विवरणों का ना केवल कंपनी के खुद के लिए बल्कि कंपनी से जुड़े हुए सभी अन्य प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत महत्व होता है। उनसे उन्हें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं, इसीलिए हमें वित्तीय विवरणों की विस्तृत जानकारी होना अनिवार्य है। और विशेषकर जब कंपनी स्वरूप की बात होती है बच्चों, तो कंपनी स्वरूप में यह और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंपनी स्वरूप व्यवसाय का सबसे जटिल स्वरूप होता है। उसमें सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए होते हैं, सबसे ज़्यादा स्वामी होते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा लगा होता है, सरकार की नज़र होती है, कई अन्य ऐसे लोगों की उसके ऊपर नज़र होती है। तो इससे ऐसे में कंपनी को अपने वित्तीय विवरण बहुत ही सोच समझकर, सावधानी से और विस्तार में बनाने होते हैं। इसीलिए कंपनी के जो खाते हैं, जो उनके वित्तीय विवरण हैं, वो अन्य व्यवसायी स्वरूपों जैसे कि साझेदारी या एकल स्वामित्व जो आपने देखे हैं अभी तक, उनसे अलग होते हैं। बच्चों, कंपनी के वित्तीय विवरणों को मुख्यतः हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। हालांकि उनमें से भी 2 प्रकार के जो विवरण हैं वो सबसे ज्यादा प्रमुख माने जाते हैं। वो 2 विवरण हैं तुलन पत्र व लाभ व हानि का विवरण। तुलन पत्र व लाभ व हानि विवरण, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण विवरण माने जाते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी या कॉमन भाषा में बैलेंस शीट व प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह कंपनी के सारे मुख्य निर्णय लेने में सहायता करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि अब कैश या रोकड़ का भी बहुत ज्यादा महत्व हो गया है, इसलिए रोकड़ का विवरण भी एक महत्वपूर्ण वित्तीय विवरण माना जाता है।
हालांकि इनके अलावा कंपनी कुछ और विवरण भी बना सकती है, जैसे कि निधियों के संचालन के बारे में जानकारी देना, या कंपनी की पूंजी की स्थिति में क्या बदलाव आया उसके बारे में जानकारी देना। तो इस तरह की स्थितियों की जानकारी देते हुए कंपनी कुछ अतिरिक्त विवरण भी बनाती है। उनमें से रोकड़ प्रवाह विवरण सबसे महत्वपूर्ण विवरण हुआ। तो बच्चों, जिन 3 प्रकार के विवरणों की मैं मुख्य रूप से बात कर रहा था वो है तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण व रोकड़ प्रवाह विवरण। इसके अलावा कंपनी अपनी पूंजी स्थितियों या निधियों आदि के बारे में जानकारी देते हुए भी विवरण दे सकती है। लेकिन हम अपनी चर्चा को 2 मुख्य विवरणों तक सीमित रखेंगे, एक है तुलन पत्र व दूसरा है लाभ व हानि विवरण। शुरुआत करते हैं तुलन पत्र से। बच्चों, तुलन पत्र कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुसूची 3 में दी गई सूचना के अनुसार बनाया जाता है। यह जानकारी आपको याद रखनी है, क्योंकि अनुसूची 3 का महत्व बहुत बढ़ जाता है यदि हम तुलन पत्र व लाभ व हानि खाते की बात करते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इनका जो यह स्वरूप है, यह स्वरूप कहां पर निर्दिष्ट किया गया है, तो आप बताएंगे कि यह स्वरूप कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 अर्थात शेड्यूल 3 में निर्दिष्ट किया गया है। इससे सीखकर और देखकर ही कंपनियां अपने तुलन पत्र और साथ ही साथ लाभ व हानि विवरण को भी बनाती हैं। तो इसके बाद हम इस स्वरूप की बात करते हैं कि कंपनी जब अपना तुलन पत्र बनाती है तो उसका स्वरूप कैसा होता है। आप अपने सामने यह स्वरूप देख रहे होंगे। यह आपको अभी तक जो आपने तुलन पत्र बनाए हैं उन स्वरूपों से अलग प्रतीत होगा, क्योंकि साझेदारी या एकल स्वामित्व में जब तुलन पत्र बनता है तो आप उसे एक टी शेप देकर बनाते हैं, जबकि यहां पर जो तुलन पत्र हम बनाएंगे वह इस शेप में नहीं होगा, इस आकार में नहीं होगा। इसे हम एक ऊर्ध्वाधर स्वरूप या आकृति कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने दायित्वों को इस तरफ और संपत्तियों को उस तरफ पहले की तरह ना दिखाकर हम एक के नीचे एक दिखाते हैं। आपको याद होगा, पहले जब आप तुलन पत्र बनाते थे तो आप टी शेप देकर इस तरफ दायित्वों की बात करते थे और इस तरफ संपत्तियों की बात करते थे। लेकिन कंपनी के अंदर यह स्वरूप बदल जाता है। कंपनी उसको इस तरह से ना रखकर ऊर्ध्वाधर तरीके से ऊपर दायित्व व नीचे संपत्तियों की बात करती है। इसलिए इस स्वरूप को हम वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर स्वरूप कहते हैं। तो इस स्वरूप में दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो यह है कि कंपनी को यह अनिवार्य होता है कि वह कम से कम 2 अवधियों की राशियां एक साथ दिखाए, जिससे कि तुलना आसान हो जाए। जैसे कि आप यहां देखेंगे, वर्तमान अवधि व पिछली अवधि। तो ये 2 अवधि, यानी यदि कोई कंपनी 2020-21 का मान लीजिए तुलन पत्र बना रही है तो उसे उस राशि को यहां दिखाने के साथ साथ पिछले वर्ष 2019-20 की राशियां भी साथ साथ दिखानी होगी, ताकि उपयोगकर्ता आसानी से तुलना कर सके। इसके पश्चात यहां पर आपको नोट संख्या का भी एक कॉलम दिखेगा। कंपनी के वित्तीय विवरणों में नोट का या टिप्पणी का बहुत ज्यादा महत्व है। कंपनी अपने वित्तीय विवरणों जैसे कि तुलन पत्र के अंदर जब कोई राशि दर्शाती है तो उस राशि की गणना को हम यहां ना दर्शाकर तुलन पत्र के नीचे एक विशेष नोट बनाकर दर्शाते हैं। नोट का भी एक अलग स्वरूप है। तो सब कुछ एक बड़े ही व्यवस्थित तरीके से कंपनी को करना होता है। उसे यहाँ पर राशि दिखानी है व इससे जुड़ी हुई गणना नोट में दिखानी है। तो स्वरूप में हमें क्या क्या मिला? सबसे पहले हम यहाँ विवरण दिखाएंगे, हम नोट संख्या के लिए कॉलम देंगे, हम वर्तमान अवधि व फिर पिछली अवधि के लिए कॉलम देंगे, और पहले की तरह तुलन पत्र लिखकर नीचे हम किस अवधि या किस तिथि पर इसको बना रहे हैं उसको हम यहाँ पर बताएंगे। अब इसके अंदर आने वाली विषय वस्तु की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम दायित्व या देयताओं को दिखाते हैं, जिसे एक हेडिंग या शीर्षक दिया जाता है समता व देयताओं का। आपको जिस तरह से यहाँ पर ये शीर्षक दिए गए इस तरह की ही वस्तु का उपयोग यहाँ करना है। सबसे पहले आप रोमन संख्या में 1 लिखकर उसके सामने समता व देयताएं लिखकर दिखाएंगे। यह आपकी मुख्य हेडिंग या मुख्य शीर्षक हुआ। इसके नीचे आप जितनी भी दायित्व या देयताएं या देनदारियां हैं उनको दिखाएंगे।
इसके अंदर आपका पहला मद है अंशधारक की पूंजी अर्थात शेयर होल्डर फंड यानी स्वामियों का पैसा। अंशधारक कौन होते हैं? कंपनी के हिस्सेदार। अंशधारक यानी वो कंपनी में हिस्सा रखते हैं, वो कंपनी के स्वामी हैं। तो उनसे जुड़ी हुई जो भी राशियां हैं उन्हें हम यहां पर दिखाते हैं। सबसे पहले अंश पूंजी की राशि। अभी आपके लिए नई चीज नहीं होगी क्योंकि आपने पहला अध्याय पढ़ लिया है। अंश पूंजी की राशि यहां पर आने के बाद आरक्षितियां और अधिशेष यानी रिजर्व और सरप्लस यानी कंपनी जितने भी रिजर्व बनाती है, चाहे वो आपके द्वारा पहले सीखे गए सामान्य रिजर्व यानी जनरल रिजर्व जैसे रिजर्व हो, या वो आपके द्वारा इस पुस्तक में सीखे गए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यानी कि ऋण पत्र मोचन रिजर्व जैसे नए रिजर्व हो। हर प्रकार का जो रिजर्व है वो रिजर्व यानी आरक्षितियां व अधिशेष खाते के इस शीर्षक के अंदर आएगा। इसके पश्चात अगला मद है अंश वारंटी के प्रति प्राप्त धन। बच्चों, कई बार कंपनी कुछ लोगों को एक वारंटी, एक गारंटी अपनी तरफ से देती है कि एक निश्चित तिथि पर हम आपको अंश प्रदान करेंगे। तो अंश बाद में प्राप्त होंगे लोगों को, लोगों से कंपनी राशि अभी प्राप्त कर लेती है क्योंकि कंपनी ने एक तरह की गारंटी दे दी है उन्हें। तो उस गारंटी के बदले कंपनी जो राशि लेती है उसे अंश वारंटी के प्रति प्राप्त धन भी कहा जाता है। तो यह हमारा पहला मुख्य मद था जिसे हम अंशधारक की निधि कहते हैं यानी शेयर होल्डर फंड कहते हैं। बच्चों, इसके बाद आता है आवंटन लंबित होने के कारण या उसके दौरान प्राप्त अंश आवेदन धन। कई बार क्या होता है कि कंपनी ने लोगों से आवेदन प्राप्त कर लिए लेकिन वो आवंटन करने में किसी प्रकार की देरी कर रही है, तो इस दौरान जो कंपनी के पास आवेदन धन रखा होता है वह भी एक दायित्व है, तो वो भी यहां पर आ जाता है। फिर गैर चालू दायित्व यानी नॉन करंट लायबिलिटीज। गैर चालू का लेखांकन में, लेखा शास्त्र में क्या अर्थ है? जो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए हो उसे हम नॉन करंट या फिर गैर चालू कहते हैं। इन्हें हम लंबे अवधि के मदे भी कहते हैं। तो गैर चालू दायित्व यानी कि लंबी अवधि के दायित्व या ऋण आदि जो कंपनी ने लिए हैं वो आप इसके अंदर दिखा देंगे। फिर आप आएंगे चालू दायित्वों पर। चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज, जो छोटी अवधि की दायित्व या लायबिलिटीज है, जैसे कि यदि आपने किसी सप्लायर से कोई सामान उधार खरीदा, आपका कोई खर्चा जो है देय है अभी, तो इस तरह के जो आपके दायित्व हैं, जो चालू दायित्व हैं, जिन्हें आपको 1 वर्ष के अंदर ही जिनका भुगतान करना है, वो दायित्व चालू दायित्व में आ जाएंगे। तो बच्चों, हमारे दायित्व के हिस्से के अंदर आपने देखा 4 मुख्य शीर्षक हैं। सबसे पहला शीर्षक अंशधारकों की निधि, दूसरा शीर्षक आवंटन लंबित होने के दौरान अंश आवेदन धन, तीसरा शीर्षक गैर चालू दायित्व और चौथा शीर्षक चालू दायित्व। तो इन चारों शीर्षकों के अंदर आने वाली मदों को लिखने के बाद आप इनका योग करेंगे। वह योग की राशि यहां लिखने के बाद आप इसका 2 लाइनें खींचकर इस हिस्से का समापन करेंगे। इसके बाद आता है तुलन पत्र का दूसरा हिस्सा, जैसा कि आप जानते हैं वो है, तो परिसंपत्तियों को दिखाते वक्त आप 2 नंबर रोमन संख्या में खास तौर पर अंकित करेंगे। इसके पश्चात बच्चों हमें पता है कि परिसंपत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, जो कि आपने अपनी पिछली कक्षा में भी विस्तार में समझा। परिसंपत्तियां एक होती हैं लंबी अवधि के लिए, जिन्हें हम गैर चालू परिसंपत्तियां कहते हैं, और छोटी अवधि की परिसंपत्तियां जिन्हें हम चालू परिसंपत्तियां कहते हैं। तो बच्चों, परिसंपत्तियों के अंदर हमारे पास 2 ही मुख्य शीर्षक हैं, गैर चालू व चालू परिसंपत्तियां। गैर चालू परिसंपत्तियों में एक सबसे पहली संपत्ति है स्थायी परिसंपत्ति। स्थायी परिसंपत्ति यानी जो लंबे समय तक रहने वाली हमारे पास संपत्तियां हैं। इसके अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है कि 2 प्रकार की संपत्तियां मुख्य होती हैं, एक मूर्त संपत्ति और दूसरा अमूर्त। मूर्त यानी टेंजिबल, यानी जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, जैसे कि जमीन, मशीन, बिल्डिंग आदि। अमूर्त परिसंपत्तियां यानी इंटेंजिबल, यानी जिन्हें हम देख, सुन या छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, इस तरह की चीजें जो हैं वो अमूर्त परिसंपत्तियों में आ जाती हैं। इस प्रकार अन्य स्थायी परिसंपत्तियों को हम इसके अंदर दिखाते हैं। फिर यदि कोई गैर चालू निवेश है तो वो हम दिखाते हैं। यदि हमने कोई कर एडवांस में दे दिया है और वो इकट्ठा हो जाए तो वो हमारे लिए एक संपत्ति का काम करता है, आने वाले समय में वो हमें सहायता करता है। तो इस प्रकार सभी गैर चालू परिसंपत्तियों को आप इस पहली शीर्षक या पहली हेडिंग के अंदर दिखाते हैं।
तत्पश्चात आप चालू संपत्तियों पर आएंगे। चालू संपत्तियों में चालू निवेश यानी करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई छोटा मोटा निवेश इधर किया है कंपनी ने तो वो आएगा। रहतियां यानी स्टॉक, तो जितने भी प्रकार का कंपनी के पास स्टॉक है वो रहतियों के नाम से यहां आ जाएगा। व्यापार प्राप्य यानी व्यापार में जो हमने उधार बेचा उससे जो प्राप्त होने वाली राशियां हैं। फिर रोकड़, फिर यदि हमने छोटे मोटे ऋण अगर किसी को दिए हैं वो आ जाएंगे। वह कुछ बची कुची अन्य चालू परिसंपत्तियां यहाँ पे आ जाएंगी। तो मुख्य बात यह है कि सारी गैर चालू परिसंपत्तियां यहाँ पर, वह चालू परिसंपत्तियां यहाँ पर दिखाने के बाद हम इसका योग करेंगे। योग करने के बाद हम इस राशि को 2 लाइनें खींचकर अंकित करेंगे। और हमें ये तो पता ही है कि संपत्तियों का योग और जो पीछे हमने दायित्व सीखे उनका योग एक समान होना चाहिए। तो बच्चों, यह जो पूरा स्वरूप आपने देखा, इसे आपको स्मरण करने की जरूरत नहीं है। आप इसे धीरे धीरे कर जब इसे बनाएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे तो आप खुद ब खुद इसके मदों को सीख जाएंगे। आपको मुख्य मदों पर विशेष ध्यान देना है कि हमारे दायित्व में 4 मुख्य मदें थी, वह संपत्तियों में 2 मुख्य मदें थी। वह इनके अंदर आने वाले जो कॉमन चीजें हैं, जो बार बार आने वाली चीजें हैं, उनसे आप पहले से ही अवगत हैं। बाकी चीजें आप धीरे धीरे प्रश्नों आदि के माध्यम से सीख जाएंगे। अब बच्चों, इस पूरे स्वरूप में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने निकल के आती है, जो कि हमने पहले अध्याय में भी देखा, वह थी अंश पूंजी। हमने देखा था अंश पूंजी में कि अंश पूंजी कई प्रकार की होती है। तो जब अंश पूंजी जारी की जाती है, निर्गमित की जाती है, तो उससे प्राप्त राशि को यहाँ दिखाते वक्त हम उसको नोट बनाकर अलग से उसके सभी प्रकार भी दर्शाते हैं। इसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे तुलन पत्र में अंश पूंजी 35,90,000 रुपए की है, यानी कंपनी को 35,90,000 रुपए अंश पूंजी के रूप में प्राप्त हुए। अब सवाल यह है कि 35,90,000 रुपए आए कहां से? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इसकी गणना यहां नहीं दिखाएंगे कभी भी। इसकी गणना हम नीचे एक टिप्पणी यानी नोट बनाकर दिखाएंगे। और क्योंकि वो हमारा पहला नोट है तो हम यहां पर नोट संख्या 1 डाल देंगे और फिर हम बताएंगे कि ये 35,90,000 कहां से आया। अब टिप्पणी के अंदर बच्चों हम सिर्फ इसको नहीं दर्शाएंगे, बल्कि हम अंश पूंजी के सभी प्रकारों को दर्शाएंगे। जैसा कि आपने पढ़ा था पहले, सबसे पहले प्रकार की अंश पूंजी होती है अधिकृत अंश पूंजी। तो हमने मान लिया कि इस कंपनी के पास 50,000 समता अंश यानी इक्विटी शेयर है, जो कि 100 रुपए के हैं। अधिकृत पूंजी क्या होती है? वह पूंजी जिसके साथ कंपनी का पंजीकरण हुआ है। यह अधिकतम पूंजी होती है जो कि यह कंपनी जारी कर सकती है। तो 50 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ यह कंपनी पंजीकृत है, किंतु इसने ये सारे जारी नहीं किए होंगे, तो इसके द्वारा जारी की गई पूंजी निर्गमित पूंजी कहलाती है। तो कंपनी ने 40,000 अंश 100 रुपए के दर पर जारी किए, तो 40 लाख रुपए निर्गमित पूंजी आ गई। इसके पश्चात अब इन 40 लाख रुपए की पूंजी यानी 40,000 अंशों में से लोगों ने कितने अंश खरीदे, उसे हम अभिदत्त पूंजी के नाम से जानते हैं। अब लोगों ने जब कुछ अंश खरीदे तो उनमें से कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग या तो पूरे अंशों की राशि को नहीं दे पाते या कंपनी खुद ही पूरी राशि मांगती नहीं है। तो ऐसे में बच्चों पहले हमें यह दिखाना होता है कि इस अभिदत्त पूंजी में से वो अंश कितने हैं जिन पर हमें पूरी राशि मांगी गई प्राप्त हो चुकी है। उसे हम पूर्णतः समादत्त पूंजी यानी फुल्ली पेड अप कैपिटल भी कहते हैं। तो इस उदाहरण में 35,500 अंश ऐसे थे जिन पर कंपनी ने 100 रुपए मांगे और वो पूरे 100 रुपए यानी 35,50,000 रुपए कंपनी को प्राप्त भी हो गए। इसलिए हमने इसे अभिदत्त व पूर्णतः समादत्त पूंजी के अंदर डाला। अब आप याद करें, कंपनी ने 40,000 पूंजी या अंश जारी किए थे, उनमें से कंपनी को 35,500 अंशों पर पूर्ण राशि प्राप्त हुई है। तो कुछ अंश ऐसे भी रहे होंगे जिन पर कंपनी को पूर्ण राशि प्राप्त नहीं हुई, उसे हम अभिदत्त किंतु पूर्ण प्रदत्त नहीं कहेंगे। अभिदत्त यानी लोगों ने खरीद तो लिया लेकिन उन्होंने पूर्णतः उन पर पैसे नहीं दिए। तो ऐसे 300 अंश इस प्रश्न में हमारे पास थे। इन 300 अंशों पर कंपनी ने 100 रुपए मांगे थे, तो 30,000 रुपए कुल मांगे गए। लेकिन इन अंशों पर कंपनी को 20 रुपए की मांग प्राप्त नहीं हुई, तो 6,000 रुपए कंपनी को प्राप्त नहीं हुए।
आपको याद होगा इसे हम बकाया मांग कहते हैं। तो 30,000 रुपए मांगे गए, 6,000 रुपए बकाया रह गए, तो कंपनी को कुल कितने प्राप्त हुए? 24,000 रुपए प्राप्त हुए। ये 24,000 रुपए जब हमें प्राप्त हुए हैं तो उसे तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन यदि कंपनी ने इन अंशों को या कुछ अंशों को जब्त कर लिया है तो उन जब्त किए गए अंशों पर यदि कंपनी को कुछ राशि प्राप्त हुई थी तो हम उसे भी यहां पर जोड़कर दिखाएंगे। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमारे पास 200 अंश ऐसे थे जिनको कंपनी ने जब्त कर लिए थे। उन अंशों पर कंपनी को 80 रुपए प्राप्त हुए थे। कुल 16,000 रुपए कंपनी को मिल गए, लेकिन कंपनी ने जब्त कर लिए। तो यह 16,000 रुपए उन अंशों की राशि है जो कंपनी ने जब्त करके रख लिए। यह 24,000 रुपए वो है जो अभी बकाया चल रहे अंशों पर प्राप्त राशि है, उन्हें अभी जब्त नहीं किया हमने। तो यह राशि उन अंशों पर प्राप्त हुई, यह जब्त करके प्राप्त हुई। तो कुल 40,000 की एक अतिरिक्त राशि भी कंपनी के पास है जो उन अंशों पर है जो पूर्णतः प्रदत्त नहीं है। तो 35,50,000 रुपए पूर्ण प्रदत्त राशि है, 40,000 रुपए उन अंशों की राशि है जो पूर्णतः प्रदत्त नहीं है। कुल मिलाकर 35,90,000 रुपए की राशि कंपनी को प्राप्त हुई। यही वह राशि है जो हम तुलन पत्र में दर्शाते हैं। अर्थात यह अभिदत्त अंशों से यह राशि निकली है। कुछ राशि पूर्णतः प्राप्त हो गई, कुछ उन अंशों से मिली जो पूर्णतः प्रदत्त नहीं हुए। कुल मिलाकर कंपनी को जो राशि प्राप्त हुई है उसे हम कुल जोड़कर यहां दिखाते हैं और फिर उसी राशि को, जैसा कि हमने देखा था, हम अपने तुलन पत्र के मुख्य मद के अंदर भी दर्शाते हैं। तो इस प्रकार एक पूरा विवरण कंपनी को देना पड़ता है कि उसे यह राशि कहां से प्राप्त हुई, कितनी मांगी, कितनी नहीं मिली, कितनी मिली, और सबका लेखा जोखा दिखाकर अंत में हमें इतनी राशि प्राप्त हुई यह हमें दर्शाना होता है। तो बच्चों, यह हमारे तुलन पत्र की सबसे मुख्य मद का विवरण था। इसके बाकी की मदें या लाभ व हानि खाते से जुड़ी हुई मदों के बारे में हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। तब तक आप तुलन पत्र के स्वरूप को याद रखें और अगले भाग में लाभ व हानि के स्वरूप को भी समझने का प्रतीक्षा करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।